कहा जाता है कि भारत में सत्ता का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। लेकिन अगर आप भारत के राजनीतिक नक्शे को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको एक अलग ही सच्चाई नजर आएगी। असल में देश के कई बड़े राज्यों में सत्ता का रास्ता खेतों से नहीं बल्कि गन्ने के खेतों के बीच खड़ी चीनी मिलों की चिमनियों से होकर गुजरता है। आपकी सुबह की चाय में जो चीनी घुलती है, क्या आप जानते हैं कि वो देश में मुख्यमंत्री तय करती है। दर्जनों सांसद और सैकड़ों विधायकों का राजनीतिक करियर इसी चीनी से चलता है। एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति है जहां एक अघोषित नियम है, जिसका चीनी मिल पर कब्जा उसका इलाके के वोट बैंक पर कब्जा। चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर आज की भाजपा, कोई भी इस शुगर सिंडिकेट से अछूता नहीं है। दूसरी तरफ यूपी की गन्ना पर्ची वाली सियासत है, जो सरकारें बनाती भी है और गिराती भी। लेकिन इन सबके बीच एक राज्य है बिहार। एक वक्त था जब बिहार देश का चीनी का कटोरा हुआ करता था, लेकिन फिर सियासत की ऐसी नजर लगी कि उस गौरवशाली इतिहास को मिलों के खंडरों में तब्दील कर दिया गया। किस्सा के इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र से लेकर यूपी, दक्षिण भारत और बिहार की शुगर लॉबी का पूरा इतिहास और आज का भूगोल समझाएंगे। लेकिन आज कहानी सिर्फ सफेद चीनी की नहीं है। सफेद चीनी का दौर अब पुराना हो चुका है। अब खेल शुरू हुआ है लिक्विड गोल्ड का, जिसे हम और आप इथेनॉल कहते हैं। जो बिहार कल तक अपनी बंद पड़ी मिलों पर आंसू बहाता था, वो भी अब इस इथेनॉल बूम में अपनी नई सियासी और कारोबारी जमीन तलाश रहा है। आजकल आप सरकार के हर बड़े मंत्री को ये कहते हुए सुनते होंगे कि इथेनॉल से गाड़ियां चलेंगी, प्रदूषण कम होगा और सबसे बड़ी बात, किसानों का भला होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या इथेनॉल का ये हजारों करोड़ का नया मार्केट किसानों की भलाई के लिए खड़ा किया जा रहा है, या फिर उस शुगर लॉबी की तिजोरी भरने के लिए, जो पिछले कई दशकों से घाटे का रोना रो रही थी? जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इथेनॉल को जमकर प्रमोट करते हैं, तो विरोधी आरोप लगाते हैं कि गडकरी जी का ये प्रेम पर्यावरण के लिए कम और उनके बेटे की इथेनॉल फैक्ट्रियों के लिए ज्यादा है। इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है? सरकार को इथेनॉल सप्लाई कौन कर रहा है? भारत से बाहर ब्राजील जैसे देशों में इथेनॉल का क्या खेल है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज का शुगर लॉबी पर कंट्रोल है या शुगर लॉबी ने ही पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल कर रखा है? नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज के किस्सा के इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे भारत की सबसे ताकतवर और सबसे अमीर और सबसे रसूखदार लॉबी को, द इंडियन शुगर लॉबी। अगर हमें भारत की शुगर लॉबी का डीएनए समझना है तो हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। बात 1930 के दशक की है। अंग्रेजों का राज था और भारत में चीनी बाहर से, खासकर जावा, इंडोनेशिया से इंपोर्ट होती थी। ब्रिटिश सरकार ने शुगर इंडस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। इसका मकसद देसी चीनी उद्योग को बढ़ावा देना था। इस एक कानून ने भारत के दो राज्यों की किस्मत रातों रात बदल दी। ये दो राज्य थे उत्तर प्रदेश और बिहार। लेकिन ये दो राज्य ही क्यों? अब यहां चीनी की इस इकोनॉमी की ज्योग्राफी समझिए। गन्ना मूल रूप से एक उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल फसल है। इसे उगने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का गर्म तापमान और करीब 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है। इसके साथ ही जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉयल का भी गन्ने की फसल के लिए उतना ही बड़ा रोल है। यूपी और बिहार के पास गंगा, यमुना, गंडक और कोसी जैसी 12 नदियों का जाल था। यहां की जमीन दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। प्रकृति ने खुद यूपी और बिहार को गन्ने की खेती का पालना बनाया था।
इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक 1939-40 आते आते यूपी और बिहार मिलकर पूरे भारत की लगभग 75 से 80% चीनी बना रहे थे। उस दौर में बिहार देश का चीनी का कटोरा हुआ करता था। चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और रोहतास का डालमिया नगर ये वो इलाके थे जहां देश की कुल 137 चीनी मिलों में से 33 मिलें धुआं उगलती थी और अकेले बिहार देश की करीब 1/4 चीनी का उत्पादन करता था। वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो वहां गन्ने ने एक अलग ही तरह की सियासत को जन्म दिया। पश्चिमी यूपी का मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर बेल्ट देश की चीनी की राजधानी बन गया। लेकिन यूपी में चीनी मिलों पर किसानों या सहकारिता का कब्जा नहीं था। वहां कब्जा था प्राइवेट मिल मालिकों और बड़े औद्योगिक घरानों का, जैसे बजाज, बिरला और मोदी ग्रुप। यूपी में गन्ने की खेती से राजनीति का एक सीधा समीकरण बन गया, गन्ना पर्ची और गन्ने का भुगतान। यानी कि जो सरकार या पार्टी किसानों का बकाया पेमेंट समय पर करवा देती थी, वो चुनाव जीत जाती थी। प्राइवेट घरानों के इस दबदबे ने यूपी को चीनी उत्पादन में आज भी टॉप पर बनाए रखा है। लेकिन वहां चीनी मिलें कभी किसी नेता की निजी जागीर या पॉलिटिकल लॉन्च पैड नहीं बन पाई। यूपी में सत्ता चीनी मिल मालिकों के इर्द गिर्द घूमती थी, मिल मालिक खुद सत्ता नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के साथ एक सियासी खेल हो गया। आजादी के बाद 1970 के दशक तक आते आते गन्ने के भुगतान को लेकर मिल मालिकों, किसानों और राज्य सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार सरकार ने बिहार शुगर अंडरटेकिंग एक्ट लाकर कई प्राइवेट शुगर मिलों का सरकारी अधिग्रहण कर लिया। बस यहीं से बिहार के चीनी साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सरकारी लाल फीताशाही, बेलगाम भ्रष्टाचार और मिलों के आधुनिकीकरण की कमी ने इस पूरी इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। चंपारण से लेकर डालमिया नगर तक जिन मिलों के सायरन से कभी गांव में लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे, वो मिलें कबाड़ और जंग खाए लोहे के खंडरों में तब्दील हो गई। जो बिहार कभी देश को 30% चीनी खिलाता था, आज वो महज 2 से 3% पर सिमट कर रह गया है। एक तरह से कहें तो बिहार की चीनी मिलें सियासत का कब्रिस्तान बन गई। हालांकि कुछ और फैक्टर्स ने बिहार की शुगर मिल्स की मिट्टी पलीत करवाई। मसलन तकनीकी पिछड़ापन, पैसों की दिक्कत, कम निवेश, खराब मैनेजमेंट, मजदूरों का विवाद और गन्ने की उपलब्धता जैसी बातों ने भी बिहार की शुगर मिल्स को रसातल में धकेल दिया। ये तो थी बात यूपी और बिहार यानी नॉर्थ बेल्ट की शुगर मिल्स की। दक्षिण में क्या हाल था? दरअसल जिस वक्त यूपी में प्राइवेट सेठों का राज चल रहा था और बिहार की मिलें खंडर बन रही थी, ठीक उसी वक्त विंध्य के पार यानी महाराष्ट्र में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा भौगोलिक और राजनीतिक चमत्कार जन्म ले रहा था। यहां की ज्योग्राफी भी समझिए। यूपी बिहार सब ट्रॉपिकल इलाके हैं जहां सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस ठंड से गन्ने का क्रशिंग सीजन यानी कि पेराई का वक्त कम हो जाता है। इसके उलट महाराष्ट्र और दक्षिण भारत जहां ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहां सर्दियां बहुत हल्की होती हैं। इस गर्म और नमी वाले मौसम का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि गन्ने में सक्रोज कंटेंट यानी चीनी की मात्रा यूपी बिहार के मुकाबले 1 से 2% ज्यादा निकलती है। लेकिन महाराष्ट्र के सामने एक बड़ी भौगोलिक चुनौती भी थी, पानी। गन्ने को बेतहाशा पानी चाहिए। पश्चिमी महाराष्ट्र, सोलापुर और मराठवाड़ा जहां चीनी मिलों का साम्राज्य खड़ा करने की योजना बनी, वो रेन शेडो एरियाज यानी सूखाग्रस्त इलाके हैं जहां लोगों के पीने को पानी नहीं था। वहां पानी पीने वाला गन्ना कैसे उगता? यहीं से सियासत ने भूगोल को हाईजैक किया। नेताओं ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पूरे राज्य की नदियों, नहरों और बांधों का पानी इन सूखाग्रस्त इलाकों की तरफ मोड़ दिया। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल का डेटा बताता है कि महाराष्ट्र के कुल कृषि क्षेत्र का महज 4% हिस्सा गन्ने की खेती के तहत आता है, लेकिन राज्य का 70% सिंचाई का पानी सिर्फ इसी 4% गन्ने की प्यास बुझाने में खर्च हो जाता है। प्रकृति के खिलाफ जाकर बाकी फसलों का पानी छीनकर इस गन्ने को इसलिए उगाया गया क्योंकि इससे चीनी नहीं बल्कि सत्ता बन रही थी। साल 1950 में अहमदनगर जिले के प्रवरा नगर में विठ्ठलराव विखे पाटिल और अर्थशास्त्री धनंजय राव गाडगिल ने देश की पहली सहकारी चीनी मिल खोली। यूपी की तरह कोई सेठ इसका मालिक नहीं था,
बल्कि इलाके के हजारों किसान इसके शेयर होल्डर्स थे। लेकिन समाजशास्त्री डॉक्टर बीएस वाविस्कर की रिसर्च बताती है कि 60 से 70 के दशक तक आते आते ये मिलें किसानों के हाथ से निकलकर नेताओं का पॉलिटिकल लॉन्च पैड बन गई। एक शुगर मिल सिर्फ चीनी नहीं बनाती, वो एक पूरा तंत्र चलाती है। किसानों का पेमेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से होता है। मुनाफे से इलाके में बड़े बड़े इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस खोले जाते हैं। जरा सोचिए, जिस नेता का मिल पर कब्जा होगा, जिला बैंक की चाबी उसकी जेब में होगी, कॉलेज उसका होगा और नौकरियां भी वही बांटेगा। जब एक शख्स के पास बैंक, रोजगार और हजारों किसानों का डेटाबेस हो तो उसे चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी की लहर नहीं चाहिए, वो खुद एक लहर है। इसी मॉडल ने महाराष्ट्र में उस शुगर सिंडिकेट को जन्म दिया जिसने आने वाले 6 दशकों तक देश की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया। हमने आपको बताया कि कैसे महाराष्ट्र में नदियों का पानी मोड़कर चीनी मिलों का एक ऐसा वोट बैंक एटीएम तैयार किया गया जिसने सत्ता की चाबी नेताओं की जेब में डाल दी। लेकिन इस पूरे शुगर सिंडिकेट का असली बॉस यानी सबसे बड़ा मठाधीश कौन था? जवाब है शरद पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में एक मराठी शब्द बहुत मशहूर है, साखर सम्राट, यानी कि चीनी का बादशाह। वो नेता जिसका चीनी मिलों पर एक छत्र राज हो। 1980 और 90 के दशक में शरद पवार ने इस सहकारी मॉडल की असली सियासी ताकत को पहचान लिया था। उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र को अपना किला बनाया। पुणे, बारामती, कोल्हापुर, सतारा और सांगली, ये वो बेल्ट है जहां से महाराष्ट्र विधानसभा की 70 से ज्यादा सीटें आती हैं। पवार और कांग्रेस के नेताओं ने एक चेन रिएक्शन मॉडल तैयार किया। उन्होंने अपने वफादारों को चीनी मिलों का चेयरमैन बनवाया। जब मिल से मुनाफा कमाया तो उस पैसे से जिला सहकारी बैंक खोले गए। फिर उन्हीं बैंकों से पैसा लोन लेकर इलाके में दूध की डेयरियां, सूत मिलें और बड़े बड़े एजुकेशन ट्रस्ट बनाए गए। यानी एक किसान सुबह उठकर जिस डेयरी में दूध देता था, दोपहर को जिस मिल में गन्ना बेचता था, जिस बैंक में उसका खाता था और जिस कॉलेज में उसका बच्चा पढ़ने जाता था, वो सब के सब किसी ना किसी साखर सम्राट के कंट्रोल में था। और ये सारे साखर सम्राट शरद पवार के कंट्रोल में थे। नतीजा, दशकों तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह फैसला मुंबई के मंत्रालय में नहीं बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र की इस चीनी मिलों के बोर्डरूम में तय होता था। साल 2014 तक कांग्रेस और एनसीपी का इस शुगर सिंडिकेट पर ऐसा कब्जा था कि उसे भेदना लगभग नामुमकिन लगता था। बीजेपी मूल रूप से व्यापारियों और शहरों की पार्टी मानी जाती थी। ग्रामीण महाराष्ट्र में उनकी कोई पकड़ नहीं थी क्योंकि उनके पास चीनी मिलें नहीं थी। रिपोर्ट्स के हवाले से यह पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के चाणक्यों को एक बात समझ आ गई थी, अगर महाराष्ट्र पर राज करना है तो कांग्रेस एनसीपी के इस शुगर सिंडिकेट की कमर तोड़नी होगी या फिर इसे अपने पाले में लाना होगा। और यहीं से शुरू हुआ बीजेपी का ऑपरेशन शुगर। बीजेपी ने इसके लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाई। दंड यानी कि ईडी और इनकम टैक्स। सहकारी चीनी मिलें राजनीति का अड्डा तो बन गई थी, लेकिन भारी भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट के चलते ज्यादातर मिलें कंगाली और घाटे में चल रही थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने इन भ्रष्ट मिलों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया। सबसे बड़ा उदाहरण है जरंदेश्वर शुगर मिल का केस, जिसके तार सीधे अजित पवार और उनके करीबियों से जुड़े थे। ईडी ने इस मिल को अटैच कर लिया। ऐसे ही दर्जनों साखर सम्राटों के खिलाफ फाइलें खुल गई। जो नेता कल तक अपने इलाके पर राज करते थे, वो आज जेल जाने के डर से कांपने लगे। दूसरा दांव था दाम, यानी कि बेल आउट और सब्सिडी। अब जो साखर सम्राट डर गए, उनके लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल दिए। विपक्षी नेताओं की माने तो ऑफर साफ था, बीजेपी में आओ, अपनी चीनी मिलों के घाटे को पाटने के लिए सरकारी पैकेज पाओ और ईडी की फाइलों को ठंडे बस्ते में डलवाओ। देखते ही देखते कांग्रेस और एनसीपी के बड़े बड़े शुगर दिग्गज जैसे राधा कृष्ण विखे पाटिल, हर्षवर्धन पाटिल और बाद में खुद अजित पवार का पूरा गुट बीजेपी या एनडीए के पाले में आकर बैठ गए। इस ऑफर वाली राजनीति के सबसे बड़े गवाह तो खुद महाराष्ट्र के बड़े शुगर बैरन हर्षवर्धन पाटिल रहे हैं। पाला बदलने के बाद एक सार्वजनिक मंच से हंसते हुए उनका वो बयान आज भी ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कहा था, बीजेपी में आने के बाद अब मुझे बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है,
क्योंकि अब कोई इंक्वायरी नहीं होती। बात सिर्फ चैन की नींद की नहीं है, पैसों की भी है। कोल्हापुर की चीनी मिलों पर रसूख रखने वाले एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ पर ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़े, लेकिन जैसे ही वो अजित पवार के साथ एनडीए में शामिल हुए, वो सीधे महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए और ईडी की फाइलें मानो फ्रीजर में डाल दी गई। महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब शिंदे फडणवीस सरकार बनी तो एनसीडीसी यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राज्य सरकार ने उन चीनी मिलों को करोड़ों की बैंक गारंटी और लोन रेवड़ियों की तरह बांटे, जिनके नेता सत्ता पक्ष में आ गए थे। वहीं जो नेता शरद पवार या उद्धव ठाकरे के साथ डटे रहे, उनकी चीनी मिलों को फूटी कौड़ी या बैंक गारंटी देने से साफ इनकार कर दिया गया। यानी मैसेज बिल्कुल साफ था, जो झुकेगा उसकी मिल चलेगी और जो नहीं झुकेगा उसे ईडी और कंगाली मिलकर खा जाएंगे। भाजपा का तीसरा पैंतरा था सहकारिता मंत्रालय। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने शरद पवार के सिंडिकेट की जड़ों में मट्ठा डाल दिया। केंद्र सरकार ने पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बना दिया और इसके मंत्री बने खुद अमित शाह। अब तक राज्य की सहकारी मिलों पर राज्य सरकार का कंट्रोल होता था, लेकिन अब केंद्र सरकार सीधे दिल्ली से इन मिलों की फंडिंग, उनके बैंकों और उनके कानूनों को कंट्रोल करने लगी। इस एक फैसले ने एनसीपी और कांग्रेस के हाथों से उनके सबसे बड़े वोट बैंक एटीएम का पूरा रिमोट कंट्रोल छीन लिया। लेकिन इन पैंतरों का नतीजा क्या निकला? आज अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो वो चीनी मिलें आज भी वही हैं, उनका कंट्रोल करने वाले साखर सम्राट भी वही हैं, उनके नीचे काम करने वाले किसान और मजदूर भी वही हैं। बदला है तो बस उस चीनी मिल के बाहर लहराता हुआ पार्टी का झंडा। जो हाथ और घड़ी कल तक इन मिलों की पहचान थे, आज वहां कमल और एकनाथ शिंदे अजित पवार गुट का कब्जा है। शुगर सिंडिकेट खत्म नहीं हुआ, उसने बस अपना चोला बदल लिया है। महाराष्ट्र में जहां सहकारी मॉडल ने नेताओं को खुद चीनी मिलों का मालिक बना दिया, वहीं उत्तर प्रदेश में गन्ने की सियासत बिल्कुल उल्टी दिशा में बही। यूपी, खासकर पश्चिमी यूपी यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत का इलाका देश की चीनी का सबसे बड़ा पावर हाउस है। लेकिन यहां चीनी मिलें किसानों या नेताओं की साझा संपत्ति नहीं है। यहां राज चलता है प्राइवेट सेठों और बड़े कॉरपोरेट घरानों का। बजाज हिंदुस्तान, त्रिवेणी, बलरामपुर चीनी मिल्स और वेव ग्रुप जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हाथों में यूपी के गन्ना किसानों की किस्मत दशकों से गिरवी रखी हुई है। महाराष्ट्र में एक नेता चुनाव जीतने के लिए अपनी मिल खोलता है, लेकिन यूपी में एक मिल मालिक अपनी मिल चलाने के लिए नेताओं और पार्टियों को फंडिंग करता है। यूपी की सियासत में चाहे सपा हो, बसपा या भाजपा हो, मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन प्राइवेट सेठों का दबदबा कभी नहीं बदलता। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि यह गन्ना पर्ची क्या होती है। अगर आप यूपी बिहार के नहीं हैं तो आपको लगेगा कि गन्ना पर्ची महज एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन पश्चिमी यूपी के एक किसान से पूछिए, यह पर्ची उसकी जिंदगी और मौत का फरमान है। होता यह है कि किसान गन्ने की फसल तो उगा लेता है, लेकिन वो उसे मिल में तब तक नहीं ले जा सकता जब तक मिल उसे पर्ची जारी ना करे। आसान भाषा में समझे तो पर्ची का मतलब है किसान का गन्ना काटने और मिल में तौलने का दिन आ गया है। अब इसके पीछे का खेल समझिए। गन्ने की फसल खेत में तैयार खड़ी है, अगर मिल जानबूझकर पर्ची देने में देरी कर दे तो गन्ना खेत में ही सूखने लगता है। गन्ना सूखेगा तो उसका वजन कम होगा, वजन कम होगा तो किसान को पैसा कम मिलेगा और सीधा फायदा मिल मालिक को होगा, क्योंकि गन्ने में से पानी सूखा है, चीनी नहीं। इसी पर्ची को जल्दी पाने के लिए किसानों को मिल के बाबुओं, दलालों और लोकल गुंडों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। पर्ची रसूख देखकर बांटी जाती है, जो जितना बड़ा नेता या दबंग, उसकी पर्ची उतनी जल्दी कटती है। इसी पर्ची सिस्टम ने यूपी में एक ऐसा करप्ट नेक्सस तैयार किया जिसने आम किसान को अपने ही खेत में भिखारी बना दिया। प्राइवेट सेठों का रसूख यूपी में कितना भयंकर रहा है, इसे समझने के लिए साल 2010-11 के उस घोटाले को याद करना जरूरी है, जिसे भारत की कॉरपोरेट पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे काला अध्याय माना जाता है। उस वक्त यूपी में मायावती की सरकार थी। राज्य सरकार के नियंत्रण वाली राज्य चीनी निगम की 21 सरकारी मिलों को अचानक प्राइवेट कंपनियों को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया।
इनमें से सबसे ज्यादा मिले किसे मिली? शराब और रियल एस्टेट के दिग्गज वेव ग्रुप के मालिक पोंटी चड्ढा को। बाद में जब कैग ने इस बिक्री की जांच की तो पता चला कि जो जमीनें, मशीनें और मिलें हजारों करोड़ की थीं, उन्हें प्राइवेट सेठों को इतने सस्ते में बेचा गया कि सरकारी खजाने को सीधा 1189 करोड़ रुपए का चूना लगा। यानी जिन मिलों को किसानों की भलाई के लिए सरकारी कंट्रोल में रखा जाना चाहिए था, उन्हें राजनीतिक चंदे और रसूख के बदले सीधे प्राइवेट घरानों की तिजोरी में डाल दिया गया। अब आते हैं यूपी के उस सबसे बड़े चुनावी जुमले पर जो हर 5 साल में गूंजता है। हमारी सरकार आई तो गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा। लेकिन इतने वादों के बावजूद ये 14 दिन का भुगतान कभी क्यों नहीं होता? इसके पीछे एक बहुत ही शातिर इकोनॉमिक गेम है। केंद्र सरकार गन्ने का एक न्यूनतम मूल्य तय करती है जिसे एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस कहते हैं। लेकिन यूपी में सियासत हमेशा गरमाई रहती है, इसलिए राज्य सरकार किसानों को खुश करने के लिए चुनाव से पहले अपनी तरफ से एक और कीमत तय करती है जिसे सैप यानी स्टेट एडवाइज्ड प्राइस कहते हैं। सैप हमेशा केंद्र के एफआरपी से ज्यादा होता है। मुख्यमंत्री मंच से सैप की घोषणा करते हैं, किसान ताली बजाते हैं, पार्टी चुनाव जीत जाती है। लेकिन चुनाव के बाद प्राइवेट मिल मालिक सरकार को आंख दिखा देते हैं। वो कहते हैं, साहब इंटरनेशनल मार्केट में चीनी सस्ती हो गई है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम आपके सैप के हिसाब से पेमेंट कर सके। नतीजा, किसानों का पेमेंट रुक जाता है। ये गन्ना बकाया कई बार 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाता है। किसान धरने पर बैठते हैं, हाईवे जाम होते हैं। और फिर सरकार क्या करती है? सरकार प्राइवेट मिल मालिकों पर डंडा चलाने के बजाय टैक्स पेयर के पैसे से मिल मालिकों को हजारों करोड़ का सॉफ्ट लोन या बेल आउट पैकेज दे देती है ताकि वो किसानों का पेमेंट कर सके। यानी सेठ जी ने अपनी जेब से पैसा भी नहीं दिया, किसान भी महीनों तक परेशान हुआ और अंत में आम जनता के टैक्स के पैसे से सेठ जी का बैंक बैलेंस बचा लिया गया। खैर, यूपी और महाराष्ट्र की इन कहानियों को सुनकर अगर आपको लग रहा है कि गन्ने की सियासत सिर्फ चीनी पर्ची और बेल आउट पैकेज तक सीमित है, तो आप गलतफहमी में हैं। ये तो महज 90 के दशक और 2015 तक की पुरानी कहानी है। पिछले 7-8 सालों में इस शुगर लॉबी ने अपना चोला पूरी तरह से बदल लिया है। गन्ने का रस अब सिर्फ आपकी चाय की मिठास नहीं, बल्कि आपकी गाड़ियों का ईंधन बन रहा है। भारत की राजनीति में अब चीनी का दौर खत्म हो रहा है और जन्म हो रहा है एक नए, कहीं ज्यादा ताकतवर और अमीर नेक्सस का, द एथनॉल लॉबी। साल 2014-15 के आसपास का दौर याद कीजिए। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक चीनी मिलें घाटे का रोना रो रही थी। शुगर मिलों पर हजारों करोड़ का कर्जा था। किसान सड़कों पर थे क्योंकि उनका पेमेंट नहीं हो रहा था और मिल मालिक कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी के दाम गिर गए हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। नेताओं और सेठों की नींद उड़ी हुई थी। तभी भारत सरकार ने इस शुगर लॉबी को एक ऐसी संजीवनी दी जिसने रातों रात इनकी तिजोरियां फिर से भर दी। इस संजीवनी का नाम था इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। अब लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि ये इथेनॉल का खेल आखिर है क्या। आसान भाषा में समझें तो इथेनॉल दरअसल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ने के रस बी हैवी मोलासस यानी शीरा या सड़े हुए अनाज से बनता है। सरकार ने नियम बना दिया कि अब से देश में बिकने वाले पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा। अगर 10% मिलाया गया तो E10, अगर 20% मिलाया गया तो E20। सरकार का इसके पीछे का तर्क बड़ा सीधा, इको फ्रेंडली और देशभक्ति वाला था। सरकार ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से विदेशों से आने वाले कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता घटेगी, अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी, गाड़ियों से प्रदूषण कम होगा और गन्ने की खेती करने वाले किसानों का भी भला होगा। सुनने में यह बात एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन जरा इसके पीछे का इकोनॉमिक नेक्सस समझिए। भारत सरकार इथेनॉल किससे खरीदती है? जवाब है सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के जरिए, जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल वगैरह। और ये पेट्रोलियम कंपनियां इथेनॉल किससे खरीदती हैं? जवाब है उन्हीं चीनी मिलों और उनकी डिस्टिलरीज से जिनकी बात हमने पहले की। यानी महाराष्ट्र के साखर सम्राट हों या यूपी के प्राइवेट सेठ, अब उन्हें बाजार में चीनी बेचने के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। उन्हें चीनी के दाम गिरने का डर नहीं है। वो गन्ने का सीधा इथेनॉल बनाते हैं और सरकारी तेल कंपनियां उन्हें ऊंचे रेट पर हाथों हाथ खरीद लेती हैं। शुगर लॉबी के लिए ये गारंटेड प्रॉफिट का एक ऐसा कुआं बन गया है जो कभी सूखने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पैसा नकद।
क्योंकि सरकार इन्वॉल्व होती है तो पेमेंट फंसने का भी कोई डर नहीं होता। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत ने यह इथेनॉल का मॉडल आखिर चुराया कहां से। भारत में आज जो कुछ भी हो रहा है वो कोई देसी जुगाड़ नहीं है, यह दरअसल ब्राजील के शुगर मॉडल की हूबहू कॉपी है। अगर आप ब्राजील की इकोनॉमी को देखें तो वहां की शुगर एनर्जी लॉबी सरकार से भी ज्यादा ताकतवर है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल और चीनी उत्पादक देश है। वहां गन्ने से चीनी बनेगी या इथेनॉल, ये वहां की सरकार नहीं बल्कि मिलें तय करती हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में चीनी महंगी होती है तो वो चीनी बनाते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जब चीनी सस्ती होती है या पेट्रोल महंगा होता है तो वो गन्ने को अपनी डिस्टिलरीज में डालकर उसका इथेनॉल बना लेते हैं। ब्राजील की इस लॉबी का इतना खौफ है कि वो वहां की राजनीति और तेल की कीमतों को सीधे कंट्रोल करते हैं। कोसैन और राइजन जैसी ब्राजीली शुगर कंपनियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि वो वहां सरकारें बनाती भी हैं और गिराती भी हैं। उनके पास खुद के पावर प्लांट्स हैं, खुद की डिस्टिलरीज भी हैं। आज भारत को भी देखें तो शुगर लॉबी ठीक उसी ब्राजीलियन रास्ते पर चल पड़ी है। हमारी चीनी मिलें अब सिर्फ शुगर फैक्ट्री नहीं रही हैं, उन्होंने अपना चोला बदल लिया है। वो अब बायो एनर्जी पार्क्स बन चुकी हैं। उनके एक गेट से गन्ना अंदर जाता है और दूसरे गेट से 3 चीजें बाहर निकलती हैं, बेचने के लिए चीनी, सरकारी कंपनियों को देने के लिए इथेनॉल और गन्ने की खोई जलाकर बनाई गई बिजली, जिसे वो वापस राज्य सरकारों को बेच देते हैं। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। शुगर लॉबी ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया है जहां वो हर तरफ से सिर्फ पैसा छाप रही है। सरकार उन्हें इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए करोड़ों रुपए की ब्याज पर सब्सिडी दे रही है, टैक्स में भारी छूट दे रही है और उनका प्रोडक्ट फिक्स रेट पर खुद खरीद भी रही है। लेकिन जब मुनाफे का यह केक इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसे खाने वाले भी बहुत रसूखदार होंगे। इथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का नाम आते ही देश में सबसे पहला और सबसे मुखर नाम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आता है। विपक्ष अक्सर गडकरी पर आरोप लगाता है कि वो इथेनॉल को इसलिए प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि इससे देश का भला हो रहा है, बल्कि इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इससे उनके परिवार की कंपनियों की तिजोरियां भर रही हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये भी जान लेते हैं और उस चुभने वाले सवाल को भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि सरकार जिस किसान के भले की बात कर रही है, क्या इस इथेनॉल बूम से वाकई उस किसान का कोई भला हुआ है या सारा मुनाफा सिर्फ इन साखर सम्राटों और प्राइवेट सेठों की जेब में जा रहा है। अभी तक हमने समझा कि इथेनॉल ने कैसे घाटे में चल रही चीनी मिलों को बायो एनर्जी पार्क में तब्दील कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार को इथेनॉल सप्लाई करने वाले ये असली मठाधीश है कौन? वो कौन सी कंपनियां हैं जिनकी तिजोरियां इस इथेनॉल बूम में छलक रही हैं? अगर आप शेयर बाजार ट्रैक करते हैं तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। भारत में इथेनॉल खरीदने का टेंडर सिर्फ सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल निकालती हैं और इन्हें सबसे ज्यादा इथेनॉल सप्लाई करने वालों में यूपी और दक्षिण भारत के कुछ बड़े कॉरपोरेट घराने शामिल हैं। इनमें सबसे बड़े नाम है बलरामपुर चीनी मिल्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका शुगर्स, ईआईडी पैरी, डालमिया भारत शुगर्स और धामपुर शुगर मिल्स। जरा इनका मुनाफा देखिए। 2014-15 में जो कंपनियां कर्जे में डूबी थी और जिनके शेयर्स 15 से 20 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, आज इथेनॉल पॉलिसी के दम पर वो शेयर 400 से 500 रुपए के पार जा चुके हैं। शुगर लॉबी अब सिर्फ चीनी नहीं बेच रही बल्कि इथेनॉल सप्लाई करके हजारों करोड़ों का डायरेक्ट सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी उठा रही हैं। अब आते हैं उस नाम पर जिसके बिना इथेनॉल की कोई बात पूरी नहीं हो सकती, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी इथेनॉल के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन विपक्ष और आलोचकों का आरोप है कि गडकरी की इस इथेनॉल भक्ति के पीछे पर्यावरण से ज्यादा उनके परिवार का बिजनेस इंटरेस्ट छिपा है। इस आरोप का सच जानने के लिए थोड़े फैक्ट्स और डेटा देख लेते हैं। नितिन गडकरी ने 2000 के दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में पूर्ति ग्रुप की नींव रखी थी। विवादों में आने के बाद इस ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग भी हुई। आज इसके इथेनॉल, पावर और शुगर बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से चलता है। इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है नितिन गडकरी के दोनों बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी।
मानस एग्रो आज महाराष्ट्र में इथेनॉल और शुगर की कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स और रेटिंग एजेंसियों के डेटा के मुताबिक विदर्भ में इनके पास कई शुगर मिलें और पावर प्लांट हैं। इनकी एथेनॉल डिस्टिलरी की उत्पादन क्षमता रोजाना लाखों लीटर में है। कंपनी का सालाना टर्नओवर हजारों करोड़ के आसपास बैठता है। विपक्ष यही सवाल उठाता है कि एक तरफ पिता नितिन गडकरी कैबिनेट में बैठकर इथेनॉल को प्रमोट करने वाली नीतियां बनवाते हैं, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की पैरवी करते हैं, और दूसरी तरफ उनके बेटों की कंपनी उसी पॉलिसी का फायदा उठाकर रोजाना लाखों लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करती है। हालांकि गडकरी ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में इन आरोपों का सीधा जवाब दिया। उनका कहना है कि देश में इथेनॉल बनाने वाली करीब 550 कंपनियों में उनके परिवार से जुड़ी कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 0.07% है और इतनी छोटी हिस्सेदारी से उन्हें कोई निजी आर्थिक फायदा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार का चीनी कारोबार इथेनॉल नीति लागू होने से बहुत पहले का है। यानी उनका दावा है कि उन्होंने नीति बनाकर अपने कारोबार को फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि पारिवारिक कारोबार नीति से पहले से मौजूद था। गडकरी ने इन आरोपों को साजिश और पेड कैंपेन करार देते हुए कहा कि जो कंपनियां पेट्रोल डीजल आयात करती हैं, उनका मुनाफा एथेनॉल के बढ़ते इस्तेमाल से घट रहा है, इसलिए वही लॉबी उनके खिलाफ प्रचार करवा रही है। गडकरी ने खुद बताया कि उनके परिवार के शुगर ग्रुप पर बैंकों का करीब 1600 करोड़ रुपए का कर्ज है, क्योंकि चीनी मिल की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं रही। यानी उनका तर्क यह भी है कि अगर वाकई इथेनॉल नीति से इतना बड़ा फायदा हो रहा होता तो उनकी अपनी मिल इतने कर्जे में क्यों होती। अगर आप नितिन गडकरी की पूरी कहानी जानना चाहते हैं या फिर पूर्ति ग्रुप से जुड़े विवाद समझना चाहते हैं तो इस पर हम पहले भी एक किस्सा कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं किसानों की भलाई वाली बात पर। एथेनॉल बनने से किसानों को एक फायदा जरूर हुआ है। हमने बताया था कि कैसे प्राइवेट सेठ किसानों का पेमेंट रोक कर बैठ जाते थे, लेकिन अब ऐसा कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि तेल कंपनियां मिलों को एथेनॉल का पैसा तुरंत देती हैं। सरकार ने नियम भी सख्त कर दिए हैं कि एथेनॉल से आने वाले पैसे से सबसे पहले किसानों के गन्ने का बकाया चुकाया जाएगा। इस वजह से किसानों को अब उनका पेमेंट पहले के मुकाबले बहुत जल्दी मिल रहा है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2013-14 में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी। 2024 में यह आंकड़ा 15% तक पहुंच गया था। पेट्रोलियम मंत्रालय के डेटा के मुताबिक पिछले 10 सालों में तेल कंपनियों ने एथेनॉल खरीदने के लिए डिस्टिलरीज को करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस भारी भरकम कैश फ्लो का असर यह हुआ कि जो गन्ना बकाया कभी यूपी महाराष्ट्र में 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो 2023-24 के सीजन में 99% तक क्लियर हो चुका है। ऐसा सरकार के डेटा का दावा है। लेकिन एक सवाल अब भी खड़ा है कि क्या किसान की आमदनी बढ़ी? जरा इस डेटा को देखिए। 2014-15 में केंद्र सरकार का एफआरपी 210 रुपए प्रति क्विंटल था। आज 10 साल बाद 2024-25 में यह बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। यानी 10 सालों में किसान की फसल के दाम में सिर्फ 60 से 65% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इन्हीं 10 सालों में खाद, लेबर और डीजल की महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं 10 सालों में इथेनॉल बनाने वाले इन प्राइवेट सेठों और कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन और स्टॉक प्राइस 500% से लेकर 1000% तक बढ़ चुका है। यानी साफ शब्दों में कहें तो किसानों को सिर्फ उसका वो रुका हुआ पैसा मिला जो वैसे भी उसका हक था, लेकिन इथेनॉल से पैदा हुआ सुपर प्रॉफिट सीधे शुगर मिल्स के खाते में चला गया। तो ये थी भारत की उस सबसे कड़वी राजनीति की कहानी जिसे दशकों से चीनी की चाशनी में लपेटकर देश को परोसा जा रहा था और अब जिसे एथेनॉल के इको फ्रेंडली झंडे के नीचे छिपाया जा रहा है। बिहार की बर्बाद होती मिलों से लेकर यूपी की गन्ना पर्ची और महाराष्ट्र के साखर सम्राटों तक इस लॉबी ने साबित किया है कि भारत में अगर कोई असली किंग मेकर है तो वो शुगर सिंडिकेट है। इसने कोऑपरेटिव मॉडल के नाम पर नेताओं की एक ऐसी फौज खड़ी की जिसने मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां तक तय की और अब यही लॉबी इथेनॉल के जरिए देश की ऊर्जा नीति को अपने इशारों पर नचा रही है। आपकी इस पूरे नेक्सस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इथेनॉल का बढ़ता बाजार भविष्य में आम किसानों को सच में अमीर बनाएगा या फिर यह पैसा सिर्फ नेताओं की तिजोरी तक ही सीमित रह जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।
ये किस्सा आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। किस्सा के इस एपिसोड को लिखा था मेरे साथी मयंक ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।